दोस्तों, आज जिस ट्रेड एग्रीमेंट पर हम बात करने वाले हैं उसे यूरोपियन मीडिया ने एक नाम दिया है, द मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। ये कोई हेडलाइन एग्जैजरेशन नहीं है, ये उस स्केल और इम्पैक्ट को दिखाता है जिस पर यह डील ग्लोबल इकोनॉमी को रीशेप कर सकती है। करीब 20 साल की बातचीत के बाद इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज कर दिया है। लेकिन शुरुआत में ही एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, यह डील फाइनलाइज्ड है, नेगोशिएशंस कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन यह अभी लीगली इन फोर्स नहीं है। रैटिफिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन अभी बाकी है। आज की यह वीडियो स्लोगन्स नहीं, स्ट्रक्चर, पावर और कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेगी। दोस्तों, 27 जनवरी 2026 को हुए इंडिया यूई समिट में ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस सक्सेसफुली कंक्लूड हो चुकी है। इसका मतलब साफ है, डील टेक्स्ट अग्रीड है, पॉलिटिकल कमिटमेंट मिल चुका है, अग्रीमेंट क्लोज्ड है। लेकिन ट्रेड लॉ में एक बहुत जरूरी फर्क होता है। फाइनलाइज्ड होने का मतलब इम्प्लीमेंटेड होना नहीं होता। अब नेक्स्ट स्टेप्स हैं यूरोपियन पार्लियामेंट और ईयू मेंबर स्टेट्स की रैटिफिकेशन, इंडिया में कैबिनेट और पार्लियामेंट्री अप्रूवल, लीगल प्रोसीजर्स और इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइंस। एक्सपेक्टेड इम्प्लीमेंटेशन लेट 2026 या अर्ली 2027 मानी जा रही है। इसलिए सही लैंग्वेज यही है, डील फाइनलाइज हो चुकी है, लागू होना बाकी है। अब सवाल यह है कि इस डील को मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स क्यों कहा जा रहा है। पहला कारण है स्केल। इंडिया और यूरोपियन यूनियन मिलकर ग्लोबल जीडीपी और ग्लोबल कंजम्पशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिप्रेजेंट करते हैं। इस एग्रीमेंट के तहत 90% से ज्यादा ट्रेडेड गुड्स टैरिफ रिडक्शन या एलिमिनेशन के दायरे में आते हैं। दूसरा कारण है स्कोप। ये सिर्फ गुड्स एग्रीमेंट नहीं है, इसमें सर्विसेज शामिल हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन शामिल है, रेगुलेटरी कोऑपरेशन शामिल है, स्टैंडर्ड्स अलाइनमेंट शामिल है, सप्लाई चेन रूल्स शामिल है। मतलब यह सिर्फ व्यापार नहीं है, ये इकोनॉमिक आर्किटेक्चर को रीडिफाइन करता है। तीसरा कारण है टाइमिंग। ये डील ऐसे समय पर फाइनलाइज हुई है जब ग्लोबल ट्रेड फ्रैगमेंटेड हो रहा है, चाइना सेंट्रिक सप्लाई चेन्स रिस्की मानी जा रही हैं और जियोपॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स को ड्राइव कर रही है। इसीलिए इसे सिर्फ ट्रेड डील कहना कम होगा, यह एक स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट है। दोस्तों, इंडिया के लिए इस डील का कोर फायदा है एक्सपोर्ट्स। यूरोपियन यूनियन कोई लो मार्जिन मार्केट नहीं है, ये हाई वैल्यू और हाई स्टैंडर्ड्स मार्केट है। इंडिया के लिए की बेनिफिशियरी सेक्टर्स हैं टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, मरीन प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स, आईटी और प्रोफेशनल सर्विसेज। आज प्रॉब्लम क्या है? ईयू मार्केट में इंडियन एक्सपोर्टर्स को फेस करना पड़ता है हाई टैरिफ्स, कॉम्प्लेक्स नॉन टैरिफ बैरियर्स और कॉस्टली कंप्लायंस। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद टैरिफ वॉल्स धीरे धीरे गिरेंगी, रूल्स ज्यादा प्रेडिक्टेबल होंगे, लॉन्ग टर्म मार्केट एक्सेस क्लियर होगा। इसका सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक इफेक्ट क्या है? चाइना फैक्टर। चाइना अब ईयू के लिए सिंगल सप्लायर रिस्क बन चुका है। इंडिया को पहली बार चाइना से मार्केट शेयर लेने का इंस्टीट्यूशनल रास्ता मिलता है। ये टेम्पररी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये सिस्टम लेवल ओपनिंग है। लेकिन दोस्तों, ये डील सिर्फ ज्यादा एक्सपोर्ट्स की कहानी नहीं है। यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड्स बहुत स्ट्रिक्ट है, लेबर नॉर्म्स, एनवायरमेंटल कंप्लायंस, प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी, कार्बन फुटप्रिंट। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, वीक एक्सपोर्टर्स मार्केट से बाहर होंगे, सीरियस मैन्युफैक्चरर्स अपग्रेड करेंगे। शॉर्ट टर्म में डिस्कंफर्ट होगा, एडजस्टमेंट पेन होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया का एक्सपोर्ट बेस ग्लोबली क्रेडिबल बनेगा। ये सब्सिडी ड्रिवन ग्रोथ नहीं है, ये डिसिप्लिन ड्रिवन ग्रोथ है। अब यूरोप की साइड समझते हैं। यूरोपियन यूनियन इंडिया में इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? यूरोप के कोर ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर है, चाइना डिपेंडेंसी कम करना, सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई करना, एशिया में लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एंकर बनाना। इंडिया यूरोप के लिए एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, एक स्किल्ड वर्कफोर्स है, एक रूल बेस्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। यूरोप चीप लेबर नहीं ढूंढ रहा, यूरोप रेजिलिएंट पार्टनर ढूंढ रहा है। इसीलिए यह डील वन साइडेड नहीं है, यह टू वे स्ट्रैटेजिक अरेंजमेंट है।
अब एक एंगल जिस पर खुलकर कम बात होती है। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स इस डील का हिस्सा नहीं है, लेकिन स्ट्रैटेजिक रिकैलकुलेशन सबसे ज्यादा वही हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ग्लोबल ट्रेड ग्रेविटी को शिफ्ट करता है। ईयू का डिपेंडेंस यूएस सेंट्रिक ट्रेड स्ट्रक्चर्स से डाइवर्सिफाई होता है और इंडिया की बार्गेनिंग पावर अमेरिका के साथ बढ़ती है। अब इंडिया सिर्फ स्ट्रैटेजिक पार्टनर नहीं रहेगा, इंडिया इकोनॉमिक इक्वलाइजर बनकर निगोशिएट करेगा। अमेरिका इस डील को अपोज नहीं करता, लेकिन इग्नोर भी नहीं करता। यह डील इनडायरेक्टली इंडिया यूएस ट्रेड नेगोशिएशंस को भी इन्फ्लुएंस करेगी। अब चाइना पर इसका इफेक्ट समझते हैं। चाइना का नुकसान ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रेशर बहुत क्लियर है। ईयू इंपोर्ट्स धीरे धीरे डाइवर्सिफाई होंगी, मोनोपोली पावर वीकन होगी, इंडिया बेंचमार्क कंपेटिटर बनकर उभरेगा। जियोपॉलिटिक्स में डिस्प्लेसमेंट स्लो होता है लेकिन डीप होता है। इंडिया ईयू एफटीए चाइना के लिए एग्जैक्टली वही प्रेशर क्रिएट करता है। अब बांग्लादेश का एंगल। बांग्लादेश यूरोपियन यूनियन को गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है स्पेशल ट्रेड प्रेफरेंसेस के तहत। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद इंडिया को टैरिफ एडवांटेज मिलेगा, बांग्लादेश का प्राइस एज कम होगा। लेकिन यहाँ क्लियरिटी बहुत जरूरी है। बांग्लादेश ओवरनाइट कोलैप्स नहीं करेगा, इंपैक्ट ग्रेजुअल होगा, कंपटीशन बढ़ेगी, रिप्लेसमेंट नहीं होगा। ये बांग्लादेश के लिए वार्निंग सिग्नल है, डिजास्टर नहीं। अब फाइनल रियलिटी चेक। डील फाइनलाइज होना एंड नहीं है, इंप्लीमेंटेशन असली टेस्ट है। रिस्क्स मौजूद हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट में ऑब्जेक्शंस, एनवायरमेंटल क्लॉजेस पर रेसिस्टेंस, इंडिया में डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रेशर। स्ट्रॉन्ग डील्स टाइम लेती हैं, वीक डील्स जल्दी होती हैं। तो दोस्तों, फाइनल पिक्चर बिल्कुल साफ है। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड डील वाकई मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स है। ये इंडिया के एक्सपोर्ट्स के लिए स्ट्रक्चरल ओपनिंग है, यूरोप के लिए चाइना ऑल्टरनेटिव है, अमेरिका के लेवरेज को रीबैलेंस करती है, चाइना के मोनोपोली मॉडल को चैलेंज करती है, बांग्लादेश के लिए कंपटीशन सिग्नल देती है। ये डील मैजिक नहीं है, लेकिन डायरेक्शन चेंजिंग जरूर है। अब सवाल यह नहीं है कि डील अच्छी है या नहीं, सवाल यह है इंडिया इसे कितनी सीरियसनेस से एग्जीक्यूट करता है। तो दोस्तों, अब आखिरी सवाल आपसे है, आप इस इंडिया ईयू फ्री ट्रेड डील को लेकर क्या सोचते हैं? क्या यह सच में इंडिया के लिए एक लॉन्ग टर्म गेम चेंजर साबित होगी या फिर चैलेंजेस ज्यादा बड़े हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और दोस्तों, अगर आपको इस तरह की रिसर्च बेस्ड फैक्ट ड्रिवन एनालिसिस वीडियोस पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल द ग्लोबल स्कोप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम हेडलाइंस नहीं, रियल इम्पैक्ट की बात करते हैं।